चलो, हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो हमने देख लिया, फूड खा लिया। अब हमें पता करना है कि वो फूड से एनर्जी कैसे मिलेगा हमें। फूड से एनर्जी मिलने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, डैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से ही हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पर हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, फूड को ब्रेक करके और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब आप लोग में से कोई कहेगा कि भाई हम तो आज तक सुनते आ रहे थे रेस्पिरेशन मतलब सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब मैम आपने तो नया डेफिनेशन बता दिया कि फूड को ब्रेक करके एनर्जी मिल रहा है, उसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। तो बेटा देखो, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है। इस ब्रीदिंग में ही हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग में हमारा क्या आता है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। पूरा रेस्पिरेशन एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन जब भी हम डिफाइन करेंगे तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जहाँ पर फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन में हम क्या ब्रेक डाउन करेंगे फूड को। तो अब हम फूड क्या बनाए थे, हमारा फूड हमने बनाया था ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज हमने बना लिया। अब इसको हमको ब्रेक करना है। तो ये 3 तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहली बात देखो, फूड ब्रेक होगा अगर एक कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास अच्छे खासे क्वांटिटी में रहेगा, एक कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन कम रहेगा पर कम रहेगा, और एक कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं सेल्स के पास। तो इन तीनों कंडीशन में सेल्स अलग अलग चीज़ें बनाएंगी। एनर्जी तीनों में बनेगा, पर उसके अलावा जो चीज़ बन रही है वो अलग अलग बनेगा 3 कंडीशन में। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसको हम तोड़ते हैं। एक प्रोसेस, चेन ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। उसके बाद ग्लूकोज टूट के बनता है पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज कितना कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन, C6H12O6, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लूकोज, ठीक है। इस 6 कार्बन के कंपाउंड से हम बनाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, पाइरूवेट। अब इस पाइरूवेट को आगे क्या होगा, इस पाइरूवेट का वो डिपेंड करता है हमारे सेल्स में कितना ऑक्सीजन है और कितना नहीं है। देखो, पाइरूवेट का फेट डिसाइड होगा कि अब सेल्स में ऑक्सीजन है या नहीं है। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ना है। पहला, जहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होगी, अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर क्या बनने वाला है, इस पाइरूवेट को ब्रेक करके हम क्या क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। समझ आया। तो पाइरूवेट कहाँ से आया, ग्लूकोज को हमने तोड़ा, 10 स्टेप का पूरा प्रोसेस होता है। ग्लूकोज को हमने तोड़ा, अब बना हमारे पास पाइरूवेट, 3 कार्बन कंपाउंड। इस 3 कार्बन कंपाउंड का और आगे ब्रेक डाउन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कब, जब सेल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है। सेकेंड कंडीशन, देखो सेकेंड कंडीशन में सेल्स के पास ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन लेस है, सेल्स के पास ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनना चाहिए, ये सब बनना चाहिए, पर सेल्स के पास जब ऑक्सीजन कम होता है तो ये दोनों कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। इसके जगह पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड।
प्लस एनर्जी बन रहा है, एनर्जी यहाँ पर भी बनने वाला है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि अब सेल्स के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट। इस कंडीशन में क्या बनने वाला है, इस कंडीशन में क्या क्या बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा इथेनॉल, ETOH, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। देखो एनर्जी तीनों जगह बन रही है, फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि जब एनर्जी तीनों जगह बन रही है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो या फिर ये प्रोसेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो एनर्जी से मतलब है, एनर्जी तो हमें वैसे भी अल्टीमेटली मिल ही रही है। पर क्या होता है यहाँ पर जो एनर्जी बनती है बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी बनेगा वो कम बनेगा। और हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ATP, हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, ATP। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और इन दो केस में कम बनता है। अब देखो हम लोग ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग सबसे एडवांस क्रीचर्स है, सबसे एडवांस्ड एनिमल्स है, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, सब चीज़ में एनर्जी चाहिए। तो हमें क्या होना, हमारे में इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, जाहिर सी बात है हमारे में ये प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी बन रही है, क्योंकि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ा हमने पायरुवेट में, अगर उसमें से एनर्जी कम मिल रही है तो हमारे तो किसी फ़ायदा नहीं ना, हमारा तो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर ये प्रोसेस चलनी चाहिए जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि हमारे हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो यूजुअली होता है हमारे ह्यूमन सेल्स में, हमारे बाकी सारे सेल्स में, ह्यूमन में सारे सेल्स में हमारे ये होता है, एनर्जी ज़रूर मतलब सफिशेंट अमाउंट में होती है। पर कभी कभी जब हम बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं या बहुत ही विग्योरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कभी कभी लोग हाँफने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, हमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जा सके बॉडी में, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम पड़ गई तो क्या होता है, ये वाला प्रोसेस चलने लग जाता है। ये कहाँ चलता है, ह्यूमन के मसल सेल्स में। जब हम दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो हमारे पैर के मसल सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर इनको ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तो वो बनाने लग जाते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड जो है वो क्रैम्प्स कॉज करवाता है, मतलब जब दौड़ते भागते हैं उसके बाद अगर रेस्ट करो कुछ देर के बाद दर्द शुरू होता है, ठीक है, पैर में अचानक से दर्द शुरू हो रहा है, तो दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड स्टोर हो चुका है। अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो तुरंत नहीं गायब होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोर हुआ, यूज़ हुआ, ख़त्म हो गया। लैक्टिक एसिड को बॉडी से निकलने के लिए टाइम लगता है, तो जब तक लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में रहेगा तब तक हमें क्रैम्प्स रहेंगे, तब तक वो दर्द रहेगा। 1 से 2 दिन के अंदर लैक्टिक एसिड को यूज़ कर लिया जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, जैसे लैक्टिक एसिड गया क्रैम्प्स ख़त्म। तो ये कहाँ बनेगा, हमारे मसल सेल में बनता है, जब हम बहुत ही विग्योरस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मसल सेल में बनता है कब, एक्सरसाइज के टाइम, बहुत ही विग्योरस एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं या दौड़ भाग रहे हैं तब ये बन जाता है, और जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। लैक्टिक एसिड क्या कॉज करवाता है, क्रैम्प्स, जो दर्द होता है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन एब्सेंट, ये कहाँ पर हो रहा है, ये होता है यीस्ट में। यीस्ट जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सारा ब्रेकडाउन का प्रोसेस करेगी और क्या बनाती है अल्टीमेटली, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यीस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, यीस्ट को हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में। ब्रेड में क्या बन जाता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना, तो जिसकी वजह से ब्रेड बहुत ही फ्लफ़ी बनता है, बहुत पोरस बनता है। ब्रेड में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा होता है,
इसके वजह से छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं ब्रेड में। यीस्ट हेल्प करता है। यीस्ट और कहाँ हेल्प करता है? वाइन बनाने में। वाइन बनता है, वाइन क्या होता है? इथेनॉल ही तो होता है। वाइन, बियर जो भी होता है इथेनॉल होता है, तो वो यीस्ट से ही बनता है। वो क्या कर रहा है? वो अपना नॉर्मल चाह रहा है कि मुझे एनर्जी मिले, बना देता है क्या? ब्रेड और वाइन, और एनर्जी जो होता है वो यूज़ करता रहता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेसेस है जहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है। हमारे में ये 2 प्रोसेसेस चलते हैं। इन 2 प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीजन कम है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है, दोनों को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। दोनों प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहेंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस जो है दोनों ही फर्मेंटेशन कहलाता है। एक में बन रहा होता है लैक्टिक एसिड, एक में इथेनॉल। नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर। ठीक है, देखो ह्यूमन रेस्पिरेशन में स्टार्ट कहाँ से होता है? नोज, नॉस्ट्रिल्स से। नोज से हम लोग एयर इनहेल करेंगे जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, नाउ नोज से हम जब एयर इनहेल करते हैं तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर क्या काम है? ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ काम होगा बॉडी में। हर एक चीज़ जो भी प्रेजेंट है कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए ही प्रेजेंट है, ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। तो अब नाक में जो हमारे हेयर्स होते हैं वो क्या काम करेंगे? हमारे जितने भी एयर में जितना पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, जितने डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जाने चाहिए, इसके लिए हेयर्स उस सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, धूल, मिट्टी सबको ट्रैप कर लेंगे, और जो फ्रेश एयर होगा, जो प्योरीफाइड एयर होगा, उसको आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भेजेंगे। ठीक है, नोज से हमारा प्योरीफिकेशन हो चुका है। इसके बाद कहाँ जाएगा? फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है? फैरिंग्स होता है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, जैसे हमने जब खाना खाया तो भी सबसे पहले जो हमारा खाना जा रहा है वो फैरिंग्स में जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस में जाता है। तो नोज के बाद हमारा फैरिंग्स आता है जो कॉमन पैसेज है। नाउ फैरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। देखो लैरिंग्स को ही हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। हम आम भाषा में बोल देते हैं ना कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है या इसकी मुंह से ज़्यादा ही आवाज़ निकलती है, तो बेटा मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, आवाज़ यहाँ से निकलती है, लैरिंग्स से, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। अब ये लैरिंग्स कहाँ पर होता है? ये हमारे यहाँ पर होता है, बिल्कुल ओके। ये देखना लैरिंग्स यहाँ पर होता है, और यही लैरिंग्स होता है जब मेल प्यूबर्टी हिट करते हैं। जब मेल का प्यूबर्टी आता है तो लैरिंग्स यहाँ पर बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लैरिंग्स का साइज़ बढ़ जाता है। जैसे मेल में प्यूबर्टी आया, लैरिंग्स का साइज़ बढ़ गया, इसी वजह से क्या होता है? मेल का वॉइस देखना गाढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, मेल के वॉइस में चेंज होने लगती है, और इसी जो प्रोट्रूडेड लैरिंग्स है, जो बाहर निकला हुआ लैरिंग्स है, उसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ओके, नाउ लैरिंग्स के बाद कहाँ एयर जाएगी? ट्रेकिया। और इसी ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। देखो एक था हमारे पास फूड पाइप, ईसोफेगस, एक है हमारे पास विंड पाइप, ट्रेकिया। दोनों का अलग अलग पैसेज है, फूड अपने अलग पैसेज में जा रहा है, विंड अपने अलग पैसेज में जा रहा है। नाउ ट्रेकिया कैसा होता है? देखो ट्रेकिया हमारा ट्यूब के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ट्रेकिया में ऐसे कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होंगे।
कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं पूरे ट्रेकिया में। अब ये कार्टिलेज के रिंग्स क्या करते हैं, इनका क्या काम है? देखो कार्टिलेज के रिंग्स का क्या काम है कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाएंगे। ये है तो एक ट्यूब ही ना, एक ट्यूब है। अगर मान लो किसी भी एक टाइम पीरियड पर, किसी भी एक इंस्टेंस पर अगर इसमें एयर ना हो, यूजुअली तो एयर रहता है पर किसी एक नैनो सेकेंड के लिए भी अगर यहाँ पर एयर ना हो तो ये क्या करेगा, ये कोलैप्स कर सकता है, बिल्कुल पिचक सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं उसके शेप में, बिल्कुल ऐसा ही शेप मेंटेन रहे, वो पिचके ना। समझ में आया? तो इसके लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए। अब इसके बाद ट्रेकिया की क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग कहाँ पर जाएगी, देखो दो में डिवाइड करेगा ये ट्रेकिया अपने राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, और ये ब्रांचिंग कहाँ एंटर करेगी, लंग्स में। ये हो गया हमारा एक लंग, ये हो गया दूसरा लंग। देखो ये ब्रांचिंग तो पहुँच गई दोनों लंग्स में, इनके और फर्दर ब्रांचेस होंगे। जैसे पेड़ में एक मोटा ट्रंक होता है, उसके बाद और ब्रांचेस होते हैं। सिमिलरली ट्रेकिया दो में डिवाइड करेगा, ये और छोटे छोटे ब्रांचेस में, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवीजन होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होगा जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ये सारे में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, एंड में हमारे पास बनेगा एल्वियोलाई। यहाँ पर ट्रेकिया क्या में डिवाइड होगा, ब्रोंकियोल्स बनेंगे। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई या एल्वियोलस। सिंगल होगा तो एल्वियोलस और प्लूरल होगा तो एल्वियोलाई कहेंगे। तो ऐसे एल्वियोलाई मिलियंस में होते हैं, हर एक लंग में मिलियंस में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन एल्वियोलाई का काम क्या है, ये क्या होते हैं, देखो जैसे बलून होता है ना हमारे पास, वैसा ही एल्वियोलाई होता है। स्मॉल राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बलून के जैसे ही होते हैं। जैसे बलून में हम हवा भरते हैं, एल्वियोलाई में भी हवा भरा जाएगा। हवा आया हमारा नोज से, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में। यहाँ पर जैसे ही हवा भरा, अब देखो एल्वियोलाई के आसपास क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, हर एक एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स होंगे, और यही ब्लड वेसल्स से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन ब्लड वेसल्स से इस तरफ आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, और ये ब्लड फिर पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। तो हमें अल्टीमेटली ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है एल्वियोलाई के पास जो पड़े हुए ब्लड वेसल्स है उनसे। समझ में आ रहा है? तो एल्वियोलाई को हम कहते हैं रिच इन ब्लड सप्लाई। एल्वियोलाई होता है रिच इन ब्लड सप्लाई। समझ में आया? अब देखो एल्वियोलाई और हमारे ब्लड वेसल से हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो गया, हमें ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन क्या करेगा, तोड़ के पायरुवेट को तोड़ेगा आगे और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। हमें एनर्जी मिल गया। ठीक है, हमारा काम हो गया। हमें चाहिए था रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलना चाहिए, हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। अब देखो बेटा, हमने ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब हमें और भी ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो हम पहले प्लांट्स का देख लेते हैं। देखो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन के लिए कोई बहुत ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे हमारे में एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सिस्टम है, प्लांट्स में ऐसे सिस्टम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के जो मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो एयर में एक्सपोज्ड होते हैं, उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल सकता है।
तो उनमें हर एक सेल को, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सेल बाहर एक्सपोज नहीं है, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में लीव्स बाहर ही है, उनके स्टेम्स बाहर ही है, ट्रंक में जो होता है, ट्रंक होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट डेड होते हैं, बाहर वाले जो पार्ट्स है ट्रंक के वो डेड होते हैं। तो प्लांट में कुछ पार्ट जो है डेड है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और जो पार्ट्स लिविंग है वो मैक्सिमम एयर में एक्सपोज्ड है। तो प्लांट्स के लिए कुछ ऐसा बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका गैसेस एक्सचेंज वैसे ही हो जाता है। प्लस प्लांट्स जो है वो जैसे ही सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन उनके सेल्स को अपने आप मिल जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उनके सेल्स खुद ही बना रहे हैं, हमारे अंदर तो नहीं बन रहा है, इस वजह से हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। उनमें सेल्स खुद ही ऑक्सीजन बना ले रहे हैं, इसलिए प्लांट में ऐसा कोई भी प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल का तो हमने पढ़ा, लंग्स होंगे, नोज होंगे, उसके थ्रू जाएगा। ओके, नाउ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, फॉर एग्जाम्पल फिश अब क्या करेंगे, हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जा रहा है, फिश तो बाहर नहीं रह रही है कि उसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाए, वो हमेशा ही पानी में रहेगी, पानी से बाहर तो जिंदा नहीं रह सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर में कुछ ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, फिश उसी ऑक्सीजन का यूज़ कर पाती है जो वाटर में डिजॉल्व है। ओके, वाटर में क्या क्या डिजॉल्व रहता है, ऑक्सीजन भी डिजॉल्व रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व हो जाता है। तो फिश क्या करती हैं, अपना मुंह खोलेंगी, वाटर अंदर लेंगी, उस वाटर के अंदर जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यूज़ कर लेंगी। कैसे? गिल्स होते हैं उनके पास, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ना, एयर का प्योरिफिकेशन करने के लिए, जहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है, लंग्स में एल्वियोलाई में हो रहे होते हैं, एल्वियोलाई के पास वाले ब्लड वेसल्स से, इनके पास गिल्स होता है, इनका गिल्स, इनका एयर का मतलब ब्लड का प्योरिफिकेशन का काम करती है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का काम करती है इनके गिल्स। तो गिल्स से जब ये वाटर पास होता है तो ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन ले लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। तो इनका गिल्स हो गया जो कि हमारा ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब हमने खाना खा लिया, हमने एनर्जी बना लिया और हमने न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस न्यूट्रिशन को हमें हर एक सेल तक पहुंचाना है, हमें ब्रेन सेल पे भी पहुंचाना है, हमें टोज़ के सेल्स में भी पहुंचाना है। तो अब ये कैसे पहुंचेगा, उसके लिए बॉडी में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है तो हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ होता है। तो हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसका हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है, किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है हमारा हार्ट, सबको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है। हार्ट को हम क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन, ये ब्लड को पंप करने का काम करेगा, बाकी और कुछ काम नहीं है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप करने का। नाउ और क्या क्या पार्ट्स हैं, देखो और हमारे पास है ब्लड, ब्लड है, ब्लड में हमारे पास क्या क्या से मिलके बना होता है ब्लड, प्लाज्मा और हमारे सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनसे मिलके बना होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गए हमारे, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल हो गए और प्लेटलेट्स।
नाउ ब्लड के अलावा ब्लड के जैसा ही कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक और फ्लूइड में होते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ भी होता है। और हमारे पास क्या होंगे, वेसल्स। अब देखो ब्लड के लिए जो वेसल्स होंगे उनको हम कह देंगे ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड फ्लो करेगा। वेसल्स मतलब पाइप। ब्लड वाले जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो करेगा, और लिम्फ वाले जो वेसल्स हैं उसमें लिम्फ फ्लो करेगा, तो उसको हम कह देंगे लिम्फेटिक वेसल्स। समझ में आया? तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम को ये सारे कुछ मिल के बनाता है। क्या क्या है? लिम्फ है, ब्लड है, हार्ट है और वेसल्स है। चलो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ब्लड। पहले हम ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। देखो ब्लड में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो वाटर कंपोनेंट, फ्लूइड कंपोनेंट, ओके, एक वाटर कंपोनेंट होता है, या फिर हम उसको प्लाज्मा भी कह देते हैं, और एक होता है हमारे पास सेल्स। नाउ इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? देखो प्लाज्मा में हमारे पास बहुत सारे आयंस होंगे, कैल्शियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, बहुत सारे ऐसे आयंस होंगे। और क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, अलग अलग काम के लिए प्रोटीन्स होते हैं। हमारे पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, और क्या है? वाटर तो होगा ही, क्योंकि वाटर कंपोनेंट तो मैक्सिमम अमाउंट इसका वाटर होगा। नाउ ये सब मिलके हमारा क्या बना रहा है? प्लाज्मा। अब हम आते हैं सेल्स पर। तो हमारे पास क्या क्या होते हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, हमारे पास होते हैं डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। चलो अब आरबीसी का फंक्शन जानना है। देखो आरबीसी का हम सब जानते हैं कि आरबीसी का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन को कैरी करना। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आरबीसी तो उठाकर नहीं लेकर जाएगा। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एचबी से हम लिखते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन होता है, ये होता है हमारा पिगमेंट, और इसी हेमोग्लोबिन के वजह से रेड कलर जो आता है, रेड ब्लड सेल्स जो हम बोलते हैं आरबीसी को, वो इसके वजह से कलर आता है, हेमोग्लोबिन के वजह से कलर आता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसका जो ब्लड का कलर है वो बहुत गाढ़ा है, मतलब हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है ये है, इसका मतलब कम है, इसमें हेमोग्लोबिन कम है, मतलब ये सही नहीं है। हेमोग्लोबिन इतने से इतने रेंज में होना चाहिए। अब मुझे सबसे आंसर चाहिए कि हेमोग्लोबिन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग रेंज होना चाहिए, या सेम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर एक रेंज हमने डिफाइन कर दिया है तो सेम होना चाहिए मेल्स और फीमेल्स के लिए, या अलग अलग होना चाहिए। मुझे सब लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। चलो हेमोग्लोबिन क्या काम करेगा? इसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना हेमोग्लोबिन का काम है। डब्ल्यूबीसी हमें पता है प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, हमें क्या करेंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ प्लेटलेट्स का क्या काम है? देखो प्लेटलेट्स भी सेल्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड वेसल्स है, क्या है? पाइप है। अब उस अगर पाइप में कहीं पर छेद हो जाए, ओके, ब्लड वेसल है, मान लो हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है इस वेसल में, अगर यहाँ पर कहीं कट लग जाए, कुछ रप्चर हो जाए, तो ब्लड बाहर की तरफ बहने लगेगा। जैसे अगर हम लोग घर के पाइप में कहीं लीकेज हो जाए,
तो क्या होता है, पानी बाहर बहने लगेगा और बहुत फोर्स में बहता है पानी बाहर, तो हम लोग किसे बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाएंगे। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है वो हमारा प्लम्बर का काम कर रहा है। वो क्या काम करेगा, मान लो यहाँ पर अगर कहीं पर रप्चर हो जाए, यहाँ पर छेद हो गया है ब्लड वेसल में, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स रहेंगे, फाइब्रिन्स रहेंगे, और यहाँ पर ये क्या करेंगे, क्लॉट बना देंगे, मतलब इसको फिल कर देंगे किसी भी तरह, ठीक है, इसको फिल कर देंगे ताकि हमारा ब्लड बाहर ना जा सके, क्योंकि अगर ब्लड बाहर निकलने लग गया तो पूरे जगह पर ब्लड फैल जाएगा, हमारा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, तो ये सब डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो प्लेटलेट्स क्या है, हमारे बॉडी का प्लम्बर है, वो अपने दोस्तों को बुला के यहाँ पर क्या कराएगा, ब्लड का क्लॉटिंग करवाएगा। ओके, देखो ये हमारे हो गए ब्लड के कंपोनेंट्स। अब हम आ जाते हैं लिम्फ पर। लिम्फ क्या होता है, देखो लिम्फ क्या होता है, पहले तो लिम्फ के कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। लिम्फ में होता क्या है, जैसे ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा पार्ट होगा और एक सेल्यूलर पार्ट होगा, ठीक है। लिम्फ में क्या क्या होते हैं, लिम्फ में भी हमारे पास प्लाज्मा पार्ट रहेगा, मतलब वाटर रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे, कुछ आयंस रहेंगे, प्लस कुछ सेल्यूलर पार्ट भी रहता है यहाँ पर। अब सेल्स कौन से रहेंगे, लिम्फ में आरबीसीज नहीं रहते हैं, लिम्फ में कुछ टाइप के डब्ल्यूबीसी रहते हैं। ओके, सेल्स में कौन से होंगे, कुछ टाइप के डब्ल्यूबीसी, लिम्फ में हमारे पास कुछ टाइप के डब्ल्यूबीसी रहेंगे, प्लाज्मा रहेंगे, कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, ये मिलके बनाते हैं हमारे पास लिम्फ। नाउ लिम्फ हम कहते किसको है, देखो ब्लड वेसल है हमारे पास, एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये वो वाला पोर नहीं है जहाँ पर डैमेज हो चुका है और हमें रिपेयर की ज़रूरत है, वैसे वाले पोर, उतने बड़े पोर नहीं होते हैं कि ब्लड बाहर आ जाए, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से अलाउड होता है इन सब चीज़ों को निकलना। कहाँ पर निकलते हैं, हमारे टिश्यू में, ये हमारे सेल्स हो गए, ये हमारे सेल्स हो गए, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ पार्ट देखो, प्लाज्मा, कुछ डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर पूरे में कवर करके रखेंगे, पूरे में यहाँ पर पूरे में सेल्स के अराउंड रहते हैं, टिश्यू में, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि टिश्यू के आसपास का फ्लूइड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टिश्यू फ्लूइड। और इसी टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या है, लिम्फ, इसी टिश्यू फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। समझ में आया, ये लिम्फ क्या होगा, बाहर तो निकल गया है, अब जाएंगे कैसे, लिम्फ जो है बाहर निकल गए, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ओके, लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, तो जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर निकल आए हैं वैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल में चले जाएंगे, और लिम्फेटिक वेसल में जा रहे हैं मतलब कि अब ये फाइनली जाके हमारे वेन्स में पोर हो जाएंगे, तो हमारे ब्लड में वापस से जाके मिल जाएंगे। तो ये होते अलग, ब्लड से अलग निकलते हैं, ब्लड वेसल से निकलेंगे लेकिन फाइनली जाके ब्लड में ही मिक्स हो जाएंगे। तो इनका काम क्या है, मतलब ये आए क्यों बाहर, मतलब ऐसे ही घूमने तो नहीं आए होंगे, कुछ काम होगा तभी आए हैं। तो देखो लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फ अगर हमारे टिश्यू में आ रहे हैं तो इनका तो एक काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दूसरा काम है कुछ डब्ल्यूबीसीज को भी लेकर आ रहे हैं, मतलब कुछ इम्यून सिस्टम के सेल्स भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इम्यून सेल्स मतलब कुछ डब्ल्यूबीसीज जो कि बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं, समझ में आया, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज भी करेंगे। तो लिम्फ का हमारे पास ये फंक्शंस हो गए। नाउ अब हम आ जाते हैं हार्ट पर।
नेक्स्ट देखो हार्ट। हार्ट हम क्या जानते हैं क्या होता है, हमारा पंपिंग ऑर्गन, ब्लड पंप करने का काम करता है ये, ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ह्यूमन में हमारे पास हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ह्यूमन में 4 चेम्बर्स होते हैं। क्या क्या है देखो, ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स है। इन 2 चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रिया। एट्रिया। और ये जो नीचे वाले 2 चेम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये वाला हो गया हमारा राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया? तो 4 चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट में। अब हर ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि 4 चेम्बर्स हो। जैसे फिश है, फिश में 2 ही चेम्बर्स होते हैं। फिश के हार्ट में सिर्फ 2 चेम्बर्स होंगे, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा। तो कुछ ऐसा होगा फिश का हार्ट। अब एम्फीबियंस के हार्ट होते हैं, उनमें 3 चेम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस में क्या क्या आ गए, फ्रॉग आ गया एम्फीबियंस में, तो उनमें कितने चैम्बर्स होंगे, 3 चैम्बर्स। देखो उनका हार्ट कैसा दिखेगा, उनका हार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। उनमें 2 एट्रिया है और एक ही वेंट्रिकल है। फिश में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। अब देखो हमारे हार्ट में क्या क्या होते हैं, ये तो चेम्बर्स है। इसके अलावा हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड लाएंगे लेकर जाएंगे, उनका भी हमें नाम याद रखना है। क्या क्या होता है देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलने वाला ब्लड वेसल है उसे हम कहते हैं एओर्टा। यहाँ से जो ब्लड वेसल निकलेगा उसे हमने नाम दे दिया एओर्टा। ये क्या काम करेगा, ये सारे बॉडी को सप्लाई करेगा ब्लड। अब बॉडी से जब भी ब्लड सप्लाई हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हमारे सेल्स हैं, इनमें एओर्टा के और ब्रांचिंग होगा, एओर्टा का और ब्रांच। देखो एओर्टा के और ब्रांचेस होंगे हमारे पास, ये है एओर्टा। एओर्टा के जब ब्रांचेस होंगे वो हर जगह ब्लड सप्लाई करेगा, सेल्स में लेकर आएगा, सारे बॉडी सेल्स को लेकर आया। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू ही। ऑक्सीजन सेल्स में जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा ब्लड में। नाउ ये वाले जो है ये सेल्स अब क्या करेंगे, यहाँ से जो सर्कुलेशन होगा बॉडी से जो कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ पर आके पोर करेगा, राइट एट्रियम में पोर करेगा। समझ में आया, यहाँ पर पोर होगा। तो यहाँ पर जो सेल्स हमारे पास लेकर आ रहे हैं बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका हम क्या नाम देंगे, वेना कावा। ये हो गया हमारे पास क्या, वेना कावा। जो ऊपर
के बॉडी के ऑर्गन्स से ब्रेन और शोल्डर ये सारे जगह से लेकर आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसके लिए एक अलग होगा। और जो नीचे वाले पार्ट से लेकर आ रहा है उसके लिए एक अलग वेना कावा। तो दो वेना कावा आकर हमारे राइट एट्रियम में खुलते हैं। एक अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड जो होते हैं वो लेकर आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेना कावा हो गए। नाउ देखो, दोनों एट्रिया से ब्लड फाइनली कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, इसका काम क्या है, ये ब्लड को भेजता है लंग्स के पास। क्या करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। तो हमारे पास अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। समझ में आया, राइट वेंट्रिकल से जो हमारा राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड जाता है वो लंग्स के पास, इस वाले ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और लंग्स से अब ब्लड लेकर कहाँ आना चाहिए, लंग्स से अब हमारे पास जो प्योरीफाइड ब्लड है वो आना चाहिए हमारे लेफ्ट एट्रिया में, यहाँ पर आके खुलना चाहिए। इस वाले ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। समझ में आया, सारे ब्लड वेसल्स समझ में आ गए। देखो, हमारे दोनों एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएंगे, एक ही साथ जाएगा। दोनों एट्रिया का ओपनिंग जो होगा एक साथ खुलेगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड गए। राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन के लिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में आ जाएगा। नाउ पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेकर जाएगा। पल्मोनरी वेन जो होता है लंग्स से हमारे एट्रियम में लेकर आएगा। देखो, हमने तो अब तक पढ़ा था कि भाई आर्टरी हमारे ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है और वेन जो है वो हार्ट तक लेकर जाता है। पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेन्स और आर्टरी की? आर्टरी वो ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाता है, और वेन वो ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेकर आता है। समझ में आया? तो आर्टरी और वेन्स का जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? आर्टरी वो ब्लड वेसल होता है जो कि हमेशा ब्लड को कहाँ लेकर जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट, यहाँ पर देखो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स लंग्स लेकर जा रहा है, इसीलिए हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? पल्मोनरी वर्ड कहाँ से आया? पल्मोनरी आया लंग्स से रिलेटेड। हम पल्मोनरी जब भी बात करेंगे वो लंग्स से रिलेटेड होगा। तो ये लंग्स में लेकर जा रहा है अवे फ्रॉम हार्ट, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स से लेकर आ रहा है इसलिए पल्मोनरी, और टुवर्ड्स हार्ट इसीलिए वेन। देखो वेन का क्या काम होगा? टुवर्ड्स हार्ट। समझ में आया? तो ये ब्लड वेसल्स के नाम याद रखने भी ज़रूरी है। नाउ देखो क्या होता है कि आर्टरी का क्या काम है, इधर ही ब्लड को भेजना है, बगल बगल में। बिल्कुल, आर्टरी कहाँ भेजेगा? वेंट्रिकल में। ये कहाँ भेजेगा? वेंट्रिकल में। तो इनको ज़्यादा मेहनत करने की तो ज़रूरत नहीं है, यही बगल में भेजना है ब्लड। वेंट्रिकल्स को कहाँ भेजना है? देखो वेंट्रिकल्स को लंग्स में भेजना है, और इस वेंट्रिकल को कहाँ भेजना है? पूरे बॉडी में।
कहाँ, ब्रेन तक भी भेजना है और पैर तक भी भेजना है, पैर की उंगलियों तक भी भेजना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये दोनों कर रहे हैं, उसमें से भी सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसके लग रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इन दोनों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ब्लड बहुत दूर दूर तक भेजना होता है। राइट वेंट्रिकल तो चलो फिर भी लंग्स है, बगल में ही है, भेज दिया, पर लेफ्ट वेंट्रिकल को कितना दूर ब्लड भेजना है, एक तो अगेंस्ट ग्रेविटी भी भेजना है, ब्रेन में जो भी ब्लड जाएगा वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। समझ में आया? तो इस वजह से वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है ज़्यादा थिक होती है कंपेयर्ड टू आर्टरीज, कंपेयर्ड टू एट्रिया। ओके, चलो हमने हार्ट कंप्लीट कर लिया। हार्ट में सर्कुलेशन हमने देख लिया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कितने वेसल्स हैं, सबके नाम पढ़ लिए। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पर। ठीक है, हमारा जो सर्कुलेशन का एक और पार्ट है, क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो करेगा, लिम्फ वेसल्स जिसमें लिम्फ फ्लो करेंगे। नाउ ब्लड वेसल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। तो देखो आर्टरीज क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, सबका डिफरेंसेस हमें जानना ज़रूरी है। आर्टरी का हमने डेफिनेशन क्या देखा, वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड कहाँ ले जाए, अवे फ्रॉम हार्ट। तो आर्टरीज का क्या काम है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स का क्या काम है, टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। समझ में आया? अब कैपिलरीज क्या होती है, देखो आर्टरीज हमें पता है एक वेसल है, वेन्स हमें पता है एक वेसल है, इनका काम हमें पता है। कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स के जो छोटे यूनिट्स होते हैं, मतलब पतले, सबसे पतली ब्लड वेसल जो होती है बॉडी में, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। दीज आर द थिनेस्ट थिनेस्ट ब्लड वेसल ऑफ बॉडीज। कितनी थिन होती है, इतनी थिन होती है कि सिर्फ एक लेयर की बनी होती है। एक लेयर, मान लो ये कैपिलरी है तो ये पूरे में, पूरे वॉल में सिर्फ एक एक लेयर ऑफ सेल, सिर्फ एक सेल यहाँ 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 है, इसके पीछे सिर्फ एक सेल से बनी होगी। समझ में आ रहा है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, नाउ आर्टरीज और वेन्स में हमने ये जान लिया। अब हमें देखना है कि आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर तो एक अमाउंट ऑफ होगा। प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड हमारा बह रहा है वेन्स में, आर्टरीज में, वो कुछ प्रेशर जो है बाहर की तरफ एग्जर्ट करेगा। हम उसे बंद करके रखे हुए हैं एक पाइप में, तो वो चाहेगा कि बाहर जाए, तो बाहर जाने के लिए वो कुछ पाइप के वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो देखो आर्टरीज में जो होता है प्रेशर हमेशा सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टरीज में होगा। प्रेशर हाई, और सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कौन सी वाली आर्टरी में होगा, जो हार्ट के सबसे पास होगी, जिसको पता नहीं कितने कितने दूर ब्लड भेजना है। तो आर्टरीज में से एओर्टा जो होती है, एओर्टा जो होती है उसमें सबसे हाई ब्लड प्रेशर होगा। आर्टरीज में तो वैसे भी होता है, पर आर्टरीज में भी सबसे हाई ब्लड प्रेशर कहाँ पर होगा, किस आर्टरी में होगा, एओर्टा में होगा।
वेन्स का प्रेशर जो है आर्टरी के कंपैरिजन में कम होता है। प्रेशर लेस, इसमें भी कम होता है प्रेशर, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नाउ अब देखो, अगर हम बहुत ही हाई प्रेशर से कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएगा? अगर बहुत ही हाई प्रेशर से अगर मोटर चल रहा है और पाइप में पानी जा रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पानी का बैक फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, पीछे से बहुत प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर बैक फ्लो अगर नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए कुछ हमें ज़रूरत ही नहीं है देने की। तो यहाँ पर वॉल्व्स नहीं होते हैं, वॉल्व्स एब्सेंट, क्योंकि बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का। क्यों नहीं होगा? प्रेशर बहुत ही हाई है, इस वजह से बैक फ्लो नहीं होगा, इस वजह से वॉल्व्स की ज़रूरत ही नहीं है। वेन्स में देखो प्रेशर कम है तो चांसेस है कि जो ब्लड आगे जा रहा है वो वापस से पीछे आ सके, क्योंकि प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से रोकने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व्स। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स कैसे होंगे? देखो, मान लो ये अगर वेन्स है, ऐसे वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ब्लड आगे की तरफ गया तुरंत वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, कि ब्लड अगर पीछे आए भी तो यहाँ पर आके रुक जाए, वो ऑल द वे बैक नहीं जाए। समझ में आया? तो हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पर वेन्स में वॉल्व्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। नाउ कैपिलरीज में भी प्रेशर हमारे पास कम है तो कैपिलरीज में भी वॉल्व्स होते हैं। समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो ये बनते कैसे हैं, क्या कनेक्शन है इनमें, कनेक्शन हमको समझना है। तो देखो, मान लो ये आर्टरी है, आर्टरी है, आर्टरी को हम रेड से बता देते हैं। चलो, ये हमारे पास आर्टरी हो गई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। आर्टरी से ब्लड आया, आर्टरी में और ब्रांचिंग होगी, पतली पतली आर्टरीज बनेंगी, बहुत सारे ब्रांचेज हो रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? सबसे थिनेस्ट वाली आर्टरी बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे अब? कैपिलरी। जो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल, बहुत सारी थिनेस्ट ब्लड वेसल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की ब्लड वेसल्स हैं, ये बन जाएंगे। इनका क्या काम है? इतनी थिन बनी क्यों? क्योंकि हर एक सेल को ब्लड चाहिए, तो ये सेल्स को ब्लड पहुंचाने के लिए थिनेस्ट ब्लड वेसल। समझ में आया? ये ऑक्सीजन देंगी सेल्स को, सेल्स से क्या लेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव किया। अब क्या होगा? अब इनको, और ये बड़े होंगे, बहुत सारे कैपिलरीज ऐसे मिलेंगी, और जैसे आर्टरीज यहाँ पर थोड़ी मोटी थी, वैसे ही यहाँ पर वेन्स बनेंगे, वेन्यूल्स बनेंगे। वेन्यूल्स और बड़े होकर क्या बनाएंगे? वेन्स बनाएंगे। वेन्स और बड़े होकर क्या बनाएंगे? वेना कैवा बनाएंगे, जो कि हमारे हार्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? ये हमारी आर्टरीज है, इसकी ब्रांचिंग से बना कैपिलरीज, कैपिलरीज और जोड़ के क्या बनाएंगे? वेन्स। ये है हमारे बॉडी में कनेक्शन इन तीनों का। ओके, नाउ हमने यहाँ पर ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। हमें अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। तो हम प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। देखो, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो अलग अलग वेसल होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में फूड अलग जगह से जा रहा होता है, एयर अलग जगह से जा रहा होता है, पर फूड और वाटर का एक ही वेसल है। ईसोफेगस में हम खाना खाएं या पानी पिए, ईसोफेगस से ही जाएगा। समझ में आया? नाउ प्लांट्स में क्या होता है? खाने के लिए अलग वेसल, खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग वेसल होता है। प्लांट्स में क्या होता है? एक होता है जाइलम, ये मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर। और एक होता है हमारे पास फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड।
अब वाटर तो समझ में आया, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है कि वाटर की तो चाहिए, वाटर चाहिए तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमने बोला फूड क्यों ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना लेते हैं। जो लीव्स को चाहिए होगा अपना फूड खुद बना लेंगे, स्टेम को चाहिए होगा, क्लोरोफिल होगा, खुद बना लेंगे। पर रूट्स का भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि रूट्स में फूड खुद से नहीं बन सकता है, लाइट नहीं मिल रही है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो कहाँ से फूड बनाएंगे। जिंदा तो रूट्स को भी रहना है, क्योंकि अगर रूट जिंदा नहीं रहेंगे तो पानी नहीं पहुँच पाएगा, पानी नहीं पहुँचेगा फूड नहीं मिलेगा, तो रूट्स को फूड चाहिए। रूट्स ने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें पानी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, नाइट्रोजन वगैरह जो भी मिनरल्स एसेंशियल वो लेकर दे रहा हूँ सॉइल से, मुझे बदले में फूड चाहिए। तो प्लांट ने क्या एक नया सिस्टम बना लिया फ्लोएम का, जहाँ से फूड जो भी पार्ट्स प्लांट के फूड बनाएंगे, लीव्स हुआ, स्टेम हुआ, वो सारे फूड को ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, उन पार्ट्स पास जहाँ पर फूड नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल रूट्स, ठीक है, फूड हमारा उन पार्ट्स पर जाएगा विच पार्ट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या फिर अगर एक्स्ट्रा फूड बना लिया तो उसको स्टोर भी करना होगा, तो वहाँ पर भी हम एक जगह पर लेकर जाएंगे और स्टोर कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा फूड बन गया, प्लांट भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, सिर्फ हम ही एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं, प्लांट भी एक्स्ट्रा में बना के रख लेते हैं। तो या तो पार्ट्स को पहुँचाना है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, या फिर स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज, फूड का स्टोर। इस वजह से फ्लोएम ज़रूरी है। जाइलम तो हमें पता है पानी के बिना कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से जाइलम ज़रूरी है। नाउ जाइलम में से वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो हमने पढ़ा कि हमारे वाटर को रूट्स के थ्रू हम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। ओके, रूट्स भी अब कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगी ये भी हमें कुछ तो जानना ज़रूरी होगा, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे ये जानना ज़रूरी है। तो रूट्स के जो सेल्स होते हैं, रूट्स के सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अंदर बहुत सारा आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेंगे, ठीक है, बहुत सारे आयन्स ले आएंगे। तो रूट्स के सेल्स में अगर बहुत ज़्यादा आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है हमारे पास, देखो रूट्स के सेल्स में अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रूट्स के सेल्स कैसे हो गए, हाइपरटोनिक। जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो रूट्स के सेल्स कैसे हो जाएंगे हमारे, हाइपरटोनिक। किसके कंपैरिजन में, सॉइल के कंपैरिजन में। सॉइल में सॉल्यूट कम है, रूट्स में ज़्यादा है, तो सॉइल से अब वाटर कहाँ जाना चाहेगा, रूट्स के सेल्स में। समझ आ रहा है, तो सॉइल से अब कहाँ चला जाएगा, मान लो यहाँ पर जो सॉइल है हमारे पास, सॉइल से अब क्या होगा, वाटर चला जाएगा रूट्स के सेल्स में। तो इस तरीके से रूट्स के सेल्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट के सेल ने वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, पर बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा, कुछ एक उधर से भी प्रेशर चाहिए, एक सक्शन फोर्स चाहिए होगा ताकि वाटर जो है बड़े बड़े पेड़ों में पहुंचाया जा सके। तो एक फोर्स होता है जो क्रिएट होता है इवेपोरेशन के वजह से, ट्रांसपिरेशन के वजह से। देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट्स के पार्ट्स से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। अब वाटर क्यों एवेपोरेट हो रहा है, सनलाइट है भाई, धूप है, धूप में अगर गर्मियों में हम 1 लीटर पानी ज़मीन पर डाल के छोड़ दें तो 1 घंटे के अंदर वो सारा पानी गायब हो जाता है ना, क्या होता है, वहाँ एवेपोरेशन ही तो हो रहा है। तो प्लांट्स के सेल्स में वाटर है, तो प्लांट्स के सेल्स में जो वाटर है वो भी तो एवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वाटर एवेपोरेट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। और मान लो यहाँ पर एक वेसल है, यहाँ पर से वाटर अगर इवेपोरेट हो गया, वाटर कम हो गया, वाटर यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर वाटर है हमारे पास, तो एक सक्शन फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाएगा।
तो ट्रांसपीरेशन क्या प्रोवाइड करता है, एक सक्शन प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो रूट्स में जो वाटर हमारा एब्जॉर्ब हुआ है वो जाइलम के थ्रू ऊपर तक जा सके। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन का। और भी 2-4 प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें जानना है ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है। नाउ कमिंग टू फ्लोएम। फ्लोएम में हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोएम में हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। ठीक है, हमारे पास कंपेनियन सेल्स होंगे और सीव ट्यूब्स होंगे। ये सब मिलके फ्लोएम का पार्ट बनाते हैं। फ्लोएम भी ऐसा ही एक वेसल है जहाँ से क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो प्लांट्स में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सक्रीशन पर। हमने सब कुछ काम कर लिया, हमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारे सेल्स को फूड वूड पहुंच चुका है। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो हमें बॉडी से निकालना है। उसके लिए क्या ज़रूरत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। तो हमारी बॉडी में, हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक एक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अगर सिस्टम ना हो तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो अपना टॉक्सिक मटेरियल निकाल सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ एक्सक्रीशन। देखो, हमारी बॉडी में तो हमें पता है एक डिफिनेट सिस्टम है, ऑर्गन का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब एक ही सेल है उसमें, तो अब हम कहाँ से सिस्टम डेवलप करेंगे उनमें? जब सेल ही एक है तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या होता है, बॉडी के सरफेस से ही डिफ्यूजन हो जाता है। वो बॉडी के सरफेस से, जैसे वैक्यूल बनाकर उन्होंने अंदर लिया था फूड, वैसे ही वो बाहर अपने सरफेस से ही एक्सक्रीशन कर देते हैं। ओके, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स निकाल देते हैं। बट हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। अब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, किडनी। हम एक्सक्रीशन, मेनली जो एक्सक्रीशन करते हैं वो किडनी से करते हैं। देखो, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, जो टॉक्सिक होता है, वो होता है यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ही हार्मफुल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। अब यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसका है, लिवर का। लिवर जो है जितने भी हार्मफुल वेस्ट है सबको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब यूरिया हमको एक्सक्रीट आउट करना है, तो हम कैसे करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। वाटर में यूरिया जो भी होता है लिक्विड फॉर्म में यूरिनेट करके। समझ में आया? जब हम यूरिनेट करते हैं तो वाटर के साथ साथ मैक्सिमम यूरिया भी हमारा बाहर निकल जाता है। तो अब देखो, किडनी हमारे पास होती है 2 या फिर 1 पेयर ऑफ किडनी है। ये कहाँ पर है, एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होती हैं। बीन शेप ऑर्गन, ठीक है, बीन शेप ऑर्गन, ऐसा राजमा दिखता है वैसा ऑर्गन होता है, रेडिश कलर की। ओके, नाउ इन किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे यूनिट्स होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं, जो एक्चुअली में जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ काम कर रहे हैं। और किडनी से फिर फाइनली एक वेसल से, एक ट्यूब से निकल कर आ जाता है हमारे एक जगह पर स्टोर होने, फिर हम बॉडी से निकाल देते हैं। तो जो किडनी है उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन्स। किडनी में बहुत ऐसे कॉइल्ड यूनिट्स होते हैं, मिलियंस। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स है हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
अब देखो हम इन नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या है भाई नेफ्रॉन्स में। देखो ये है हमारे नेफ्रॉन का, क्या कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल। ये होता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास आर्टरी आ रही है, आर्टरी आ रही है, आर्टरी की ब्रांचिंग होगी, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस बनेंगे। फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर निकल आएगी वेन। तो जो आर्टरी आ रही होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, रीनल आर्टरी या फिर एफरेंट आर्टरी, मतलब रीनल रिलेटेड है किडनी से, तो हम उसे रीनल आर्टरी होगी, लेकिन उसमें भी हम उसका स्पेसिफिक नाम जो देते हैं वो होता है एफरेंट आर्टरी। तो हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से जो हमारा ट्यूब ऐसे कॉन्वोल्यूटेड, मतलब टेढ़ा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब निकलता है, जिसको हम कहते हैं पीसीटी। ये क्या हो गया हमारे पास, बोमेन्स कैप्सूल। ये हो गई हमारी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पूरा नाम है इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब पीसीटी से आगे क्या बन रही है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले, एक लूप टाइप की है। ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। या फिर हेनलेज लूप भी कह देते हैं। अब लूप ऑफ हेनले के बाद क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर ये पोर्शन है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये आ गया हमारा ना, हमारे यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल के पास यहाँ पर अंदर साइड में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, गुच्छा होता है पूरा ब्लड वेसल्स का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जब ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर जो भी ब्लड आएगा, ब्लड के कंपोनेंट्स में हमारे पास वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है, वो क्या होगा यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो भी फिल्टर आउट हो रहा है, ब्लड के सेल्स फिल्टर आउट नहीं होंगे, बाकी प्लाज्मा पार्ट में जो होता है वो सब कुछ फिल्टर आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। ओके, नाउ ये फिल्ट्रेट आगे जाता है हमारे पीसीटी में, फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। देखो यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास क्या है, वाटर है फिल्ट्रेट में, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, आयंस है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो फिल्ट्रेट आउट हो जाएगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी बॉडी को तो पीसीटी में बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। अब रीएब्जॉर्ब कहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड वेसल है हमारे पास, यहाँ पर पूरे में भी हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरे नेफ्रॉन में हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो जब भी ज़रूरत होगा यहाँ पर से पीसीटी में से ग्लूकोज, वाटर, आयंस ज़रूरत के हिसाब से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। लूप ऑफ हेनले में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो सोडियम और वाटर का होता है, सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से भी कुछ हो जाएगा, और फिर ज़रूरत पड़ी तो डीसीटी से भी कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा।
अगर हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा है, अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो वाटर सारा मैक्सिमम जो ज़रूरत नहीं है वो तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। पर अगर बॉडी में वाटर की कमी है पहले से ही, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी वाटर की कमी अगर हो रही है तो यूरिन के थ्रू वाटर नहीं निकलने देगी बॉडी। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड में वाटर वापस से आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वाटर की कमी हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हमारा फाइनली क्या बन के निकलेगा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको, यूरिन। जब वो जो भी फ्लो कर रहा है फ्लूइड जब इस पोर्शन में कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तब हम उसे नाम दे देते हैं यूरिन। और ऐसे जो है हमारे पास मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स है हर एक किडनी में, और ये सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके फिर क्या करेंगे, हर एक किडनी से क्या निकलता है, एक यूरेटर निकलेगा। देखो हर एक किडनी से हमारे पास निकलेगा यूरेटर, और यूरेटर कहाँ आके ओपन होगा, यूरेटर आके ओपन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर कुछ टाइम तक तो यूरिन स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही ऑलमोस्ट 200 ml भर जाता है ब्लैडर, तो एक नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि अब यूरिनेशन करना है, तो एक अर्ज होती है यूरिनेशन करने की। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से यूरिथ्रा से बाहर निकल आता है यूरिन। ये हमारे पास हो गए यूरेटर्स, और ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया प्रॉपर हमारा कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा होता है एक्सक्रीशन में, ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ना। हम अब प्लांट का भी एक्सक्रीशन कुछ समझ लेंगे। एक और टॉपिक है हमारे पास डायलिसिस, हेमोडायलिसिस। ओके, देखो इस हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम जो भी यहाँ पर एक्सक्रीशन का काम जो भी नेफ्रॉन्स कर रहे थे वो मशीन करेगी। तो ये डायलिसिस क्यों कराया जाता है, किसी की अगर किडनी फेलियर हो गई, किडनी ख़राब हो गई, नेफ्रॉन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट तो करना है बॉडी से, वो रखा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जिनका काम नहीं कर पाते हैं किडनी प्रॉपरली, उनको हेमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है, देखो एक ये डायलिसिस बॉक्स है, यहाँ पर क्या है, सेमी परमिएबल ट्यूब्स होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स होती हैं ऐसे। नाउ इन सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ही अलाउड होगी इस ट्यूब के आर पार जाने की। ठीक है, नाउ दिस ट्यूब इज सेमी परमेबल, सेमी परमेबल ट्यूब, और यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होगा। किस टाइप का फ्लूइड होता है, जो जो चीज़ें हमारे प्लाज्मा में होती है सेम वही चीज़ें यहाँ पर होंगी। जो भी हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स थे, सेम कंपोनेंट, सेम कॉम्पोजिशन, सब कुछ यहाँ पर होगा एक्सेप्ट यूरिया। एक्सेप्ट यूरिया, क्योंकि हमें यूरिया ही तो बाहर निकालना है बॉडी के। अगर हम यहाँ यूरिया दे देंगे तो यहाँ पर यूरिया बाहर नहीं आ पाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से आर्टरीज से ब्लड निकालते हैं। आर्टरी से ब्लड निकाला हमने, उसमें बहुत सारा यूरिया है, टॉक्सिक मटेरियल है। यहाँ पर हमारे पास यूरिया नहीं है, तो जब ये ब्लड इनमें से, इस ट्यूब में से पार होगा तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ यूरिया है ही नहीं, यहाँ पर यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यूरिया यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस फ्लूइड में आ जाएगा। तो जब फाइनली ये फ्लूइड यहाँ तक पहुँचेगा एंड तक, तो यहाँ पर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका होगा, तो यूरिया अब इस फ्लूइड में कम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट नील हो चुका है या फिर कम हो चुका होता है, तो फाइनली क्या किया जाता है, अब यहाँ से इस ब्लड को
पेशेंट के वेन्स में वापस भेज दिया जाता है। नाउ क्या होता है कि ये यूरिया जब डिफ्यूज़ आउट करेगा तो तब तक करेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अगर यहाँ का और यहाँ का यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया तब तो ये बाहर आना बंद हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ये वाले फ्लूइड को हर एक थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर चेंज किया जाता है। मान लो यहाँ पर और यहाँ पर यूरिया एक टाइम पे सेम हो गया, क्या होगा, इस फ्लूइड को बदल दिया जाएगा, वापस से दूसरा नया फ्लूइड डाला जाएगा, उसमें भी क्या होगा, यूरिया नहीं होगा। तो अब फिर भी कंपैरिजन में तो यहाँ पर यूरिया है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, तो अब क्या होगा, वापस से यूरिया बाहर आना शुरू होगा। तो जब यहाँ पर फाइनली जब एंड होता है तो यूरिया एकदम नील बच जाता है या बिल्कुल ही नहीं रहता है। ओके, तो फाइनली क्या होता है, इसको वेन्स में, पेशेंट के बॉडी में थ्रू वेन्स डाला जाता है। अब थ्रू वेन्स ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि आर्टरीज़ के थ्रू नहीं डाल सकते, क्योंकि आर्टरीज़ में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर पंक्चर किया जाए नीडल से कि अब भेजना है आर्टरी में, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर्टरीज़ में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड बाहर आने लगेगा, इसीलिए वेन्स के थ्रू भेजा जाता है। समझ में आया, ये होता है हेमोडायलिसिस। नाउ एक और टॉपिक है आपका ऑर्गन डोनेशन का। तो ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो दो कंडीशंस में हो सकता है। जब जो डोनर है वो जिंदा हो तब भी हो सकता है, डोनर की डेथ हो गई है तब भी हो सकता है। ऑर्गन डोनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट का अगर कोई भी ऑर्गन ख़राब हो गया तो दूसरे से हम दूसरे का पेशेंट का हम ऑर्गन लेके उसको यूज़ कर सकते हैं उसकी बॉडी में। तो कुछ ऑर्गन्स जिंदा रहते हुए भी डोनेट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल किडनी या लिवर। किडनी, लिवर, ये सब जब तक कोई डोनर जिंदा हो वो भी डोनेट कर सकता है। कुछ ऑर्गन्स डोनर के डेथ के बाद ही दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होता है। तो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेथ के बाद ही दिए जा सकते हैं। नाउ इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऑर्गन डोनेशन ऐसे ही किसी को भी किसी का ऑर्गन नहीं दिया जा सकता, उसमें बहुत सारे MHC मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, बहुत सारे टेस्ट्स रन होते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम, या प्लांट्स में क्या क्या एक्सक्रीशन कैसे होता है वो। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखो प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं एक्सक्रीशन के लिए कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा उनमें मटेरियल्स नहीं होता कि एक्सक्रीटरी के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हो। प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे कैसे हो सकता है, देखो प्लांट्स का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, उनका ऑक्सीजन ही एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जिसको वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेती हैं, तो ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया। कुछ पार्ट्स जो होती है प्लांट्स में, वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीव्स में, पुराने लीव्स में स्टोर करके रख देती हैं। बाद में क्या होता है, लीव्स झड़ जाती हैं, तो उनके साथ साथ जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्लांट से दूर हो गए, तो लीफ फॉल ऑफ, इनके साथ साथ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट से दूर हो जाते हैं। कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स जो है वो सॉइल में भी रिलीज़ कर देती हैं, अपने आसपास के सॉइल में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर देती है। कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्लांट्स क्या करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं प्लांट के लिए, फॉर एग्जांपल रेजिन उसके फॉर्म में बनाती है, गम्स इसके फॉर्म में बनाती है, जो कि हम यूज़ कर लेते हैं, इंसानों के लिए यूज़फुल होता है। तो प्लांट्स के ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ कुछ करके प्लांट्स अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारा होता है यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट। आई होप आप लोग को सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, जबकि वो तो लेंथ में बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए नाम दिया गया है स्मॉल, क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है ट्यूब का वो कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन से।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जब हम सेक्शन काटेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो छोटा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, इस वजह से। ओके, चलिए हमारा क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।